तो मुद्दा देख रहे हैं और आप आज का विषय जो है वो 2024 को लेकर है, क्योंकि तैयारियां जारी है, लेकिन अभी भी हरियाणा में कई तरह के सस्पेंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी में बयानों का दौर चरम पर है। आपको बता दें कि एक बयान खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। ऐसे में सियासी हलचल हरियाणा में देखने को मिल रही है। 2024 नजदीक है, सस्पेंस अभी भी भारी है, जिसे लेकर तमाम पार्टियां अब भी तैयारी कर रही है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं अब उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जेजेपी में पार्टी के अंदर भी बगावत देखने को मिल रही है। अब आने वाला चुनाव गठबंधन के साथ होगा या गठबंधन के साथ नहीं होगा, बीजेपी किस तरह से तैयारी करेगी, कांग्रेस किस तरह से तैयारी करेगी, इनेलो की क्या तैयारी है, जेजेपी आगे की क्या रणनीति बनाएगी, आम आदमी पार्टी भी इस बार भागीदार है। तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। हरियाणा की राजनीति में इन दिनों से ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। गठबंधन चलेगा या फिर नहीं? क्या गठबंधन टूट जाएगा? तमाम तरह के सवाल इस वक्त हरियाणा की राजनीति में है। इसके पीछे की वजह है बीजेपी और जेजेपी की हालिया सक्रियता। बीजेपी को देखें तो पार्टी ने दिल्ली के निकटवर्ती राज्य का एकाएक फोकस बढ़ा दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। हरियाणा के इतिहास में ऐसा लंबे समय बाद हुआ था जब किसी एक पार्टी के खाते में सभी सीटें चली गई थी। बीजेपी के साथ सरकार में साझेदार जेजेपी के पास अभी कोई सीट नहीं है। बीजेपी ने कल 2 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा की और दिल्ली में इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन की चर्चा पन्ना प्रमुख वाला विषय है। ये सब हुए हैं कि किस तरह से हम आगे और बेहतर करते चले जाएं, आगे का क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, इस पर चर्चा हुई। तो लगातार काम चलेगा, लेकिन 2024 को लेकर ही सब चर्चा है। बीजेपी और जेजेपी राज्य में लोकसभा चुनावों को लेकर अलग अलग तैयारी दिख रही है। इसे भी दोनों पार्टियों के गठबंधन नहीं रहने की स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। जेजेपी में अलग बगावत के सुर हैं, जो आज एक बार फिर से देखने को मिले। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में जेजेपी विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा नजर नहीं आए। नरवाना के विधायक आज भी आपके कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। निशांत सिंह जी जवाब दे सकते हैं, उन्होंने नोटिस इशू किया था। सर, विधायक ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने आज तक एक भी ईंट नहीं लगाई है और चलो, मैं क्या विकास करेंगे वो? ना तो किसी के मेरे को अप्रेजल की जरूरत, ना किसी के मेरे को टैगिंग की जरूरत। काम करना मेरा उद्देश्य है। बीजेपी की अगर बात करें तो तैयारी बीजेपी कर रही है। वहीं 2024 से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा एक बार फिर जाहिर हुई। हालांकि इस बार उन्होंने खुद तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उनकी बेटी आरती सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिससे इन चर्चाओं को एक बार फिर से बल मिला है। कि हम दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हमें सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। कुल मिलाकर मिशन 2024 नजदीक है। ऐसे में तैयारियां चरम पर है। तमाम पार्टियां इसके लिए तैयारी कर रही है। चाहे इनेलो की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी और जेजेपी की बात करें, तमाम पार्टियां इसे लेकर तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार रैली कर रही है और लोगों से संपर्क साध रही है। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा कमान संभाले हुए हैं। 2024 का मिशन है, तैयारियां भारी है, लेकिन सस्पेंस अभी भी बरकरार है। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सत्ता में काबिज होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 2024 चुनाव है, तैयारियां शुरू हो गई है, सस्पेंस अभी भी है। गठबंधन को लेकर पार्टियों में भी अब आपसी तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है। कब तक रहेगा गठबंधन पर सस्पेंस? कल भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक के बाद एक नए बयान देखने को मिल रहे हैं। राव इंद्रजीत की बेटी के बयान के क्या मायने, क्योंकि उनकी बेटी ने जो बड़ा बयान दिया उसे लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। 2023 में 24 को लेकर क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल है लोगों के जहन में। जेजेपी की बगावत का 2024 में क्या असर दिखेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सिंह के अलावा जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रमन सिंह जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजेंद्र रेणु जी इनेलो के प्रवक्ता हैं, अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, और नरेश शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। राजेंद्र जदौन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं आपके पास ये आना चाहूंगी अजय गुलिया जी। एक तरह से देखा जाए तो कल भी ये सवाल था, आज भी ये सवाल है। जेजेपी बार बार ये पूछ रही है कि बार बार ये सवाल क्यों कि गठबंधन चलेगा या फिर नहीं। ये सवाल इसलिए उठता है सर क्योंकि एक बयान खत्म नहीं होता, दूसरा बयान सामने आ जाता है।
फिर तो आपकी पार्टी में आज ये भी देखने को मिला है कि जो सुरजाखेड़ा जो विधायक है नरवाना के, आज वो दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हुए थे, तो क्या जेजेपी में आपस में भी नहीं बन रही है? रामनिवास सुरजाखेड़ा ही दे पाएंगे कि वो कार्यक्रम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी। देखिए, इस बात का जवाब तो रामनिवास सुरजाखेड़ा ही दे पाएंगे कि वो कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। और दुष्यंत जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि देखिए, उनको ना तो किसी की टैगिंग की ना अप्रेजल की जरूरत है। ये तो इस टैगिंग और अप्रेजल का काम तो हरियाणा प्रदेश की जनता का, हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। और हम तो बिल्कुल साफ एक चीज क्या करके चलते हैं कि जो वादे लोगों के बीच में करके आए थे वो वादे पूरे करेंगे, लगभग सारे वादे पूरे करेंगे, तभी 2024 में चुनाव में जाएंगे जी। और देखिए, हमारे काम पे मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता ने करना है। वो अब रामनिवास सुरजाखेड़ा जी को विधायक किसने बनाया? जननायक जनता पार्टी ने विधायक बनाया। लोगों ने जननायक जनता पार्टी ने टिकट दी, लोगों ने उनको चुन करके विधानसभा में भेजा। तो अब ये उनकी क्या मंशा है, राजनीतिक मंशा है, तो वो बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह देता हूँ कि देखिए, हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। और वो पोस्ट पोल अलायंस इसलिए था कि हरियाणा प्रदेश को एक 5 साल स्थायी सरकार दे सके जी। अब जब चुनाव का समय आएगा, दोनों दल का शीर्ष नेता बैठ करके तय करेगा कि गठबंधन को जारी रखना है या दोनों पार्टियों के रास्ते अलग अलग होंगे। ये चुनाव के समय में दोनों दलों के नेता बैठ करके तय करेंगे। लेकिन आज के दिन मैं कह रहा हूं, ये लोग तो कहते थे जब गठबंधन हुआ 19 में 15 दिन गठबंधन चलेगा, फिर 3 महीने चलाया, फिर 6 महीने चलाया, फिर साल में कहने लगे, फिर मध्यावधि चुनाव कहने लगे। देखिए, अब 3.5 साल का समय बीत गया, मजबूत और स्टेबल सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। लेकिन आप गुड़िया जी एक चीज पर गौर करिएगा कि जब भी बयान सामने आते हैं तो केवल निशांत सिंह ही इस पर मुखर हो पाते हैं। प्रवक्ता भी कई बार डिबेट में डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि विप्लव देव ने कई बार बड़े बयान दिए हैं और निशांत सिंह ने जैसा कहा था कि ये अपरिपक्व बयान है, इमेच्योर बयान है, कौन सा गठबंधन। तो हर कोई डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पार्टी तो एक ही है सर, लेकिन निशांत सिंह ही हर बार इस पर क्यों डिफेंड करते हैं? अब आज भी डिप्टी सीएम ने कह दिया कि निशांत सिंह ही जवाब देंगे। देखिए मैडम, जननायक जनता पार्टी प्रोटोकॉल को मानने वाली पार्टी। हमारे यहाँ देखिए, अगर सरकार की कोई बात होगी तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी इस बात का जवाब देंगे। अगर सरकार को रिलेटेड कोई बात होगी तो, अगर संगठन के रिलेटेड किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करनी है, नहीं करनी, किसी को नोटिस देना है, तो वो निशांत सिंह जी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सर्वे सर्वा हैं, उनके पास सारे अख्तियार हैं। अगर कल को मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी होगी तो निशांत सिंह जी उस चीज के लिए वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके पास सभी राइट्स हैं। तो हमें भी कोई जवाब देना होगा तो निशांत सिंह जी को देना है। अगर हमसे भी किसी ने सवाल पूछना है तो निशांत सिंह जी से पूछना है। और दूसरी बात, विप्लव देव जी, देखिए मैं तो स्वयं आपके टीवी चैनल पे चर्चा के दौरान कहा था कि उनके बयानों को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो त्रिपुरा में भी किस प्रकार की बयान, देखिए इतिहास किसका कैसा रहा है, ये चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है विप्लव देव जी बहुत बड़े पदाधिकारी हो उन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी, लेकिन आज वो हरियाणा प्रदेश के संगठन हरियाणा प्रदेश की सरकार में उनके पास कोई पद नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जरूर उनके पास कोई पद हो या और बड़ा भी उनको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, लेकिन वो तो सीधे सीधे गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं, आप लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो मतलब वो तो ये बताते हैं हर बार कि हमें तो गठबंधन की जरूरत है ही नहीं। वो कुछ भी बताएं, उनके पार्टी के जो नेता हैं अमित शाह जी, वो क्या कह के उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन ना तो प्रदेश के स्तर पे हुआ, ये तो राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। बातचीत हुई दोनों दलों की हरियाणा प्रदेश को स्टेबल सरकार देने के लिए, तो तोड़ने का भी अख्तियार उनके पास और करने का भी। तो उन्होंने सीधे सीधे इनको कहा कि विद इन द लाइन आप रहें। देखिए, अब कोई समझे या ना समझे, केंद्रीय गृह मंत्री हरियाणा आकर के जो बयान दे करके गए हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि आप विद इन द लाइन रहें, ये आपके अख्तियार में नहीं है ना, तो करना आपके अख्तियार में। उन्होंने तो ये भी कहा है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। सिरसा में तो जेजेपी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व नजर नहीं आया। जब अमित शाह से चर्चा हुई थी तो जेजेपी को भी वहां पर होना चाहिए था, गठबंधन में सरकार है तो सर। नहीं राजश्री जी, आप एक चीज देखिए कि हमारा सरकार का गठबंधन है, हमारा पार्टियों का गठबंधन नहीं है। अगर जननायक जनता पार्टी को अपनी पार्टी की रैली करेगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे आएंगे? आना भी नहीं चाहिए। और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अपनी रैली करेगी, पार्टी की रैली करेगी, तो उसमें हम लोग कैसे जा सकते हैं? ना हमें जाना चाहिए।
चलिए, अगर तो हाँ मतलब जैसे अब आप लोग कहते हैं ना गठबंधन परिवार है, तो मैंने उस लिहाज से कह रही थी कि परिवार तो सर एक जगह होता है फिर। नहीं, प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है ना। अब आप हरियाणा न्यूज की एंकर हैं, हाँ आप हरियाणा न्यूज में काम कर रही हैं, एक संगठन में काम कर रही हैं, क्या आप मान लें खबरें अभी तक या इंडिया न्यूज के किसी तो सर प्रोग्राम हम को उसके होस्ट कर सहयोगी सकते नहीं हैं? है सर, लेकिन ना हम नहीं, उस चैनल अब के सहयोगी अलायंस नहीं है सर। नहीं, देखिए आप जैसे कुछ चैनल हरियाणा पर हाँ राज्य स्तर पर भी काम कर रहे हैं, जैसे इंडिया न्यूज हरियाणा हाँ। या इंडिया न्यूज ऑल इंडिया पे भी काम कर रहा है तो पूरे सर इंडिया हम लेवल पे भी। कॉम्पिटिटर हैं सर, तो क्या सहयोगी नहीं है सर। नहीं, आप मेरी टीआरपी बात की समझे लड़ाई ना। तो दोनों चैनलों में। हाँ मैं समझ नहीं, रही हूँ नहीं। आपकी बात। हमारे अब मुद्दे देखिए भले एक हो सकते हैं, लेकिन हम अभी भी कॉम्पिटिटर हैं। चलिए ठीक है, मैं इस पर आपसे आऊंगी आपके पास अजय जी, अपना पॉइंट आप रखिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी रहेगा कि अब कब बीजेपी और जेजेपी आपस में बहस करती नजर आएगी, मुद्दों को लेकर सामने आएगी, क्योंकि अभी भी आप लोग आपस में बयानबाजी कर रहे हैं सर। भूपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल सर, आपने सुना होगा राव इंद्रजीत की बेटी ने जो बयान दिया है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही है कि सीएम बदलवाना है तो दिखाना होगा शक्ति प्रदर्शन। तो क्या इसे हम ये मानकर चले कि एक बार फिर से राव इंद्रजीत इच्छा जता रहे हैं सीएम बनने की? तो ये कहना चाहूंगा जी तो सबके बेटे बेटियों को अपने बाप को बड़े पद पर बैठाने की इच्छा रहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी का नेतृत्व तो तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बहुत ईमानदारी से और बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं, और उनकी ईमानदारी पर उनके जो विरोधी हैं वो भी किसी किस्म की उंगली नहीं उठा रहे। तो सिर्फ नेतृत्व की बात है, तो क्या कहता है नहीं कहता है, बात को अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने इस हालात में उन्होंने ये बात कही तो वही जानते हैं। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हमारी सरकार चल रही है सर, उन्होंने सीधा चीफ मिनिस्टर कहा है सर। मैं ये कहना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर की बात की होगी, अपनी इच्छा जाहिर की होगी, लेकिन उसका कहने का मतलब कोई पार्टी की लाई नहीं है, और आदमी अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। उन्होंने ये तो कहा कि हम बदल रहे हैं मुख्यमंत्री को, कोई दूसरा बन रहा है, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की अपने इलाके के हिसाब से, उसने किस तरीके से ये बात की और उसका उद्देश्य क्या था तो वो स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन हमारे नेतृत्व जो है किसी हमारे यहाँ किसी एक विशेष व्यक्ति का तो नेतृत्व नहीं है, हमारी जो संगठन है, हमारा संगठन सब कुछ तय करता है, संगठन प्रमुख से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों में बैठक होती है, और मंथन होने के बाद जो निकलते हैं उस पर अमल होता है। लेकिन वो तो संगठन से हटकर बात कर रही है। मतलब आप लोग तो हर बार कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, किरण चौधरी अलग है, कुमारी शैलजा अलग है, भूपेंद्र हुड्डा गुट अलग है, लेकिन अभी तो बीजेपी में भी ये स्थिति नजर आ रही है, अगर ये बयान उनका है तो। देखिए उसका फर्क हमारे तो जिसने भी बयान दिया वो पार्टी में किसी मेरे ख्याल से पद पर तो है नहीं, तो कांग्रेस में तो जो सबसे बड़ी दर्जे के बाद दूसरे नंबर की है कुमारी शैलजा, वो बयान दे रही है, वो तो हाईकमान है, वो तो संगठन है। चलो, तो राव इंद्रजीत उनका भी दक्षिण में बहुत बड़ा होल्ड है, आप लोग भी जानते हैं इस चीज को, और भावी सीएम के कई बार नारे लगे उनकी सभाओं में। जनता में नारे लिखने की जो बात है, संगठन में बात हो कुछ और। हमारा संगठन तो बहुत मजबूत संगठन है, हमारे यहाँ कोई एक आदमी विशेष व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, यह संगठन निर्णय लेता है। और हमारी पार्टी ने 2019 में 10 सीटें जीती थी, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हम इस चुनाव से सर मैं आगे आऊंगी आपके पास, जेजेपी में सब कुछ ठीक है कि नहीं इसे लेकर तो मैं आपसे बात करूंगी गठबंधन को लेकर। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन जी, क्या कुछ कहेंगे? जो स्थिति आप देख रहे हैं, एक तरफ जेजेपी के कार्यक्रम में उनके ही विधायक नहीं पहुंचते हैं, बयानबाजी करते हैं और फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि अब निशान सिंह ही जवाब दे पाएंगे, डिप्टी सीएम का साफ तौर पर यह कहना था। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए मैम, बात सीधी और स्पष्ट है। मैं गठबंधन पे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जो पार्टियां दोनों इतने दिनों से अपने बयानबाजी दे रहे थे कि ये अमित शाह जी के घर पे गठबंधन हुआ था, हमने मान लिया, पूरे हरियाणा की जनता ने भी माना, 2.5 करोड़ हरियाणवियों ने बार बार सुना, लेकिन अब की बार अमित शाह जी को याद नहीं आई कि एक मौजूदा पार्टी आपके साथ खड़ी थी, अगर खड़ी थी, जो कि खड़ी भी थी, लेकिन वो उन्होंने उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। लेकिन चलो ये विषय नहीं है, गठबंधन किस चरम सीमा पे है, बयानबाजी किस चरम सीमा पे, वो जग जाहिर है, उसमें लंबा जाने की जरूरत नहीं है। मीडिया के लोग भी ये चीज अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन ये विषय हमारा नहीं है। विषय ये है कि अमित शाह जी हरियाणा में आए, लेकिन हरियाणा को मिला क्या?
सिरसा को बंधक बना लिया गया, सरपंचों को कैद कर लिया गया और मंच से सिर्फ और सिर्फ आलोचना हुई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की हुई। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आलोचना करनी थी तो उसके लिए रैली करने की क्या जरूरत थी? वो तो आप कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली से भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए सच्चाई सबके सामने है। अमित शाह जी अगर मेरे हरियाणा के किसानों को लेके सिरसा में कुछ बोलते तो हम उनकी तारीफ करते। अगर अमित शाह जी मेरे हरियाणा के रोजगार को लेके, युवाओं के साथ जो इस 4 साल की ठगबंधन सरकार ने किया उसको लेके कुछ बोलते, जिनका 30 से 35 बार पेपर लीक हुआ है, तो भी हम उनकी बिल्कुल तारीफ करते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने एक ऐसी बात और कही जिससे हरियाणा को और दुख हुआ। उन्होंने कहा कि 3 मेडल आते हैं तो 1 मेडल हरियाणा की धरती से है। ये सत्य है और स्वीकार्य भी है। तो अमित शाह जी बृजभूषण जी के साथ क्यों खड़े थे? क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के अधीन है। अगर 164 में किसी के बयान दर्ज हुए, मजिस्ट्रेट के सामने पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज है और 45 दिन तक उसको दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, तो ये साफ और साफ दिखाई देता है कि ये सरकार आरोपी के साथ खड़ी थी। चलो, उसके बाद विषय है गडकरी जी का। गडकरी जी हरियाणा में 9 साल से क्यों नहीं आए? उनको 9 साल से में हरियाणा की याद नहीं आई? दूसरी बात, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, बीजेपी आज ये जो स्वार्थ का गठबंधन था ये भी फेल हो चुका है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आज अपनी जमीन तलाश कर रही है, जो कि बची नहीं है। मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक और उसके सिवा एक बात मेन कहना चाहूंगा। मैं आलोचना करने नहीं आया हूं इनकी तरह, मैं सच्चाई में जीना पसंद करता हूं। अगर गडकरी जी 9 साल पहले आते और हरियाणा के लिए सड़कें देके जाते तो हम उनका सम्मान और ज्यादा करते, लेकिन वो देश में हमारे देश के मंत्री सिंह जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? पहले वो कांग्रेस में थे सर, पहले कांग्रेस में थे रमन जी। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी का बयान भी आपने सुना। मेरी बात सुनो। कांग्रेस में तो राव इंद्रजीत भी थे, कांग्रेस में राव इंद्रजीत भी थे, कांग्रेस में राव वीरेंद्र साहब भी थे, कांग्रेस में अरविंद शर्मा जी भी थे, कांग्रेस में कौशिक साहब भी थे। ये सब चलता रहता है। चलो, आदमी के अपने व्यक्तिगत फैसले होते हैं, स्वतंत्र है हर आदमी अपनी पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, अगर गडकरी जी 9 साल पहले हरियाणा में आके कोई सड़कें बनवाते तो हम उनका सम्मान करते। लेकिन हमने जो सड़कें बनाई हैं, मैं वो भी बताना चाहता हूँ। हमने केजीपी बनाया, हमने कुंडली मानेसर पलवल बनाया, ठीक है, हमने 9 साल के जो काम है वो तो गिना रही है सर बीजेपी। 4 लेन बनाया। 9 साल के काम तो गिना रही है कि 9 साल में हमने बहुत सारी। दूसरी बात आप सुनिए, सुनने का भी मादा रखें प्लीज आप। सर मैं दूसरी बात और करना चाहता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज 36 बिरादरी के लीडर हैं और बीजेपी उनसे घबराई हुई है, जग जाहिर है। क्योंकि मंच से हुआ क्या, सिरसा को कैद बना लिया गया और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की आलोचना की। आलोचना करने से कुछ नहीं होता। इस पर भूपेंद्र जी से जवाब देंगे सर। ठीक है, हमने 9 साल में ये विकास किया है। ठीक है, कुल मिलाकर जितना उन्होंने कह दिया कि विकास हुए, विकास नहीं हुए, आपका कहना ये है। और एक तरह से देखा जाए, इनेलो के प्रवक्ता हमारे विजेंद्र रेड्डी जी भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जो गतिविधियां अभी बीजेपी और जेजेपी में देखने को मिल रही है, जेजेपी के अंदर भी, बीजेपी के अंदर भी, कांग्रेस के अंदर भी, क्या इसका फायदा बाकी पार्टियों को हो सकता है या फिर आगे रणनीति क्या है इनेलो की? ना देखिए राजश्री जी, आज सभी पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों में सस्पेंस बना हुआ है। आप जेजेपी की बात कर लो, आपके सामने है रामनिवास सुरजाखेड़ा जी वहां नहीं गई, और भी अन्य विधायक है, और अनाप शनाप बयानबाजी भी हो रही है। कभी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दी जाती है बात, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ जाती है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में देखना, जो जो इलेक्शन नजदीक आएंगे बहुत बड़ी फूट भारतीय जनता पार्टी में भी होगी, जो कि अब उभर करके सामने आनी शुरू हो गई है। जैसे राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने बयान दिया है, और भी अनिल विज जी भी हैं, और भी बहुत सारे लीडर ऐसे हैं, चाहे अरविंद शर्मा जी थे रोहतक वाले, तो बहुत सारी, धर्मवीर जी ने भी कुछ ऐसी बातें कही है। यानी जो जो इलेक्शन नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़ी असमंजस्य की और फूट की स्थिति अंदर खाने बनी हुई है। इसी प्रकार से जेजेपी में भी अंदर खाने बड़ी फूट बनी हुई है। और कांग्रेस की बात करें, वो सबके सामने जग जाहिर है, और बहुत बड़ी फूट उसके अंदर आपसी लड़ाई भी बहुत ज्यादा मची हुई है। और आप पार्टी का तो अब तक ये नहीं पता कि कौन इनका जो है ना सीएम चेहरा होगा और किस प्रकार से इलेक्शन लड़ेंगे। ये हरियाणा के हक में है कि पंजाब के हक में है या दिल्ली के हक में है, हरियाणा के हक की ये कभी बात करते ही नहीं है।
केवल मात्र आश्रय जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप ईमानदारी से, यदि हमारे प्रवक्ता साथी भी ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में न तो कोई फूट है, न कोई इसमें अनुशासन की हीनता है, और न ही किसी प्रकार का इसमें सस्पेंस है। आज बिल्कुल क्लियर कट यदि कोई पार्टी हरियाणा प्रदेश में चारों, कहते हैं ना हरियाणा में भाई चारों पल्ले सूचे, अगर इस तरह की कोई पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अभय सिंह चौटाला बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, पद यात्रा निकाल रहे हैं और परिवर्तन का नारा दिया जा रहा है, और इस परिवर्तन यात्रा में जो लोगों का अपार जन समर्थन अभय सिंह जी चौटाला को मिल रहा है, उससे लगता है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। और हमें यकीन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन कि धीरे धीरे हरियाणा प्रदेश अभय सिंह जी चौटाला को भावी मुख्यमंत्री के रूप में मानने लगे हैं। अब हमारे साथी कहेंगे एक विधायक वाले भी 24 में सरकार बनाने की बात करते, ये कहेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो 2019 का चुनाव था, उससे पहले जन जन के मुखार बिंद पर यह बात आ गई थी कि 19 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन वो एक कारण हुआ जिससे पार्टी में विभाजन हो गया और इनेलो जो है एक सीट पर रहेगी। लेकिन जो विभाजन हुआ था उसका मूल क्या था, उसका बेस क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश से चलता करने का है, इसलिए जेजेपी की तरफ वो वोट चली गई। अब क्योंकि जेजेपी ने वो अपना वायदा पूरा नहीं किया और वो बीजेपी के साथ ही मिलकर के सरकार चलाने लग गई, तो वो सारा वोट बैंक जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिछड़ करके कुछ जेजेपी के पास चला गया था, कुछ कांग्रेस के पास चला गया था, और जब ये देख लिया कि ये मजबूती नहीं रही, कुछ बीजेपी के भी पास चला गया था। अब वो सारा वोट वापस दोबारा से अभय सिंह चौटाला के पास, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पास इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मान लिया है कि ताऊ देवीलाल के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही प्रदेश का भला कर सकती है। इसलिए जितना वोट हमसे बिछुड़ गया था वो सारा वोट और अपने साथ ब्याज लेकर के वापस आएगा। वादों की आपने बात की है, गुलिया जी से इस पर जवाब देंगे आगे सर। हाँ, आपने बेस को लेकर कहा, आम आदमी पार्टी के बेस को लेकर कहा। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे नरेश जी? क्या वाकई बिना बेस के पार्टी चुनाव लड़ना चाह रही है हरियाणा में? नहीं, अभी हमारे विजेंद्र भाई ने कहा कि बिना फेस के। पहली बात तो आप तो एक परिवारवाद को, जन्मजात परिवारवाद के ऊपर ही आप वोट डलवाते आ रहे हैं, पहले उनके फादर, और अभी आपने अभय जी का बोला कि अभय चौटाला जी रहेंगे हमारे सीएम फेस। क्या एक परिवारवाद के अंदर आपके पार्टी के अंदर कोई और नहीं है क्या चेहरा? क्या एक गरीब परिवार से नहीं आ सकता? आपको पता है कि ये राजसी परिवार कहा जाता है जिनके लिए आप जिस पार्टी में हैं और जिस पार्टी का नेतृत्व आपके नेता कर रहे हैं, और एक ही विधायक है, तो एक विधायक के लिए जो आपका फॉर्मूला आपने बताया उसके अंदर आप बताइए, क्या उनके अलावा कोई और पार्टी के अंदर, क्या जितने भी हरियाणा के अंदर जिले हैं उसमें से अगर विधायक हैं तो उसमें से कोई चेहरा नहीं है आपके पास में, तो वो तो बात खत्म कर दी जाती है यहीं पे ही। और आम आदमी पार्टी की बात करते हो, आम आदमी पार्टी तो एक गरीब परिवार के लोगों को भी नेता बना देती है। सबसे पहले तो ये देखिए, हम एक साइकिल वाले को दे देते हैं, एक ऑटो रिक्शा वाले को दे देते हैं, एक मोबाइल सही करने वाले को दे देते हैं, तो हम तो एक गरीब परिवार से उठा के नेता बनाते हैं, आपकी तरह नहीं कि राजघराने की परिवार राजनीति कर रहे हैं। फिर आ जाइए डेवलपमेंट की। अब आपको डेवलपमेंट की बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर आपने देखा कि सीईटी का रिजल्ट जो आया, या जो हमारे इंजीनियरिंग के लिए जो रिजल्ट आया, उसके अंदर सबसे अच्छा 1000 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। फिर एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन के अंदर दिल्ली जो है टॉप मोस्ट, कहते हैं कि टॉप जो 5 स्कूल्स हैं उसके अंदर भी दिल्ली का एक सरकारी स्कूल जो है, आपने देखा अभी मीडिया के अंदर बहुत हाईलाइट भी हुआ, वो भी नॉमिनेट हुआ है। फिर उसके बाद में आप आ जाइए एजुकेशन पे। लोग बोलते हैं कि एक भ्रम बना दिया है केजरीवाल ने, एजुकेशन भ्रम नहीं बनाया। एजुकेशन का एक सिस्टम को जो है ना, राजनीति के अंदर पहली बार एक टॉपिक आ गया कि राजनीति के अंदर शिक्षा भी एक मुद्दा हो सकता है, व्यापार भी एक मुद्दा हो सकता है, स्वास्थ्य भी एक मुद्दा हो सकता है, जो कभी और जो पारिवारिक पार्टियां थी वो कभी नहीं की। अब आप दूसरी बात आ जाइए कि बीजेपी के लिए, बीजेपी में अभी जो मुद्दा आप बात कर रहे थे कि हमारे राव इंद्रजीत सिंह की बेटी जी भी, वो भी एक पायलट की तरह उतरना चाह रही हैं कि मैं भी इस राजनीति में उतरूं, तो वो भी परिवारवाद आ जाता है। इनके अंदर भी ये नहीं है कि कहीं भी किसी और, चाहे उनका ब्लॉक को हो, जिला हो, या जो भी अलग अलग पार्टी या संगठन से कोई नेता को पनपने नहीं देना चाहते एक्चुअल में, क्योंकि देश में एक नई राजनीति की पहचान जो है अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी कर रहे हैं। रेणु जी कह रहे हैं कि आप लोग हरियाणा की बात नहीं करते हैं। नहीं, हरियाणा की बात कब नहीं कर रहे? हरियाणा में हम, आपने देखा कि और पार्टियों से पहले हमने देखा कि संगठन खड़ा कर दिया
एक हमने 12 लाख से प्लस कार्यकर्ता अपने साथ जोड़े, जिसके अंदर 1200 से पहली लिस्ट के अंदर हमारे कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी चुने गए। और उसके बाद में कोई चेहरा नहीं है, ये भी उनका सवाल था। नहीं, सीएम का चेहरा हमने आपको बोला ना कि हम तो एक नेता को जमीन से उठा के नेता बनाते हैं, तो सीएम तो हमारी पूरी हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता चुनेगी सीएम कौन है, और हरियाणा का एक ऐसा चेहरा निकल के आएगा जो आप खुद कहोगे कि हाँ यार, एक गरीब परिवार से, एक दलित परिवार से, या एक संगठन से, कहीं से भी निकल के चेहरा आएगा। ऐसा नहीं, हमारे पास सब चेहरे हैं और हमारी जनता चेहरा है सबसे पहले बात तो। जी क्या विजेंद्र भाई साहब, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को बदलोगे? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को बदल दोगे? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को जनता ने चुना, दिल्ली की जनता ने। अगर जनता लंबा समय हो गया, अगर जनता चाहेगी तो क्यों नहीं है? किसी और गरीब को बना दो। किसी और गरीब को क्यों नहीं? हमने आपने देखा ना, पंजाब के अंदर क्यों नहीं बनाया? नहीं, अभी बदल दो ना। नहीं, अभी आपके और हमारे कहने से थोड़ी बदल जाएगा। अभी बदल दो ना। नहीं, आपके और हमारे कहने से थोड़ी बदल जाएगा विजेंद्र जी। अगर बदलवाने के लिए जनता ने चुना है, अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे चुना है, तो गरीब आदमी को आगे बढ़ाते हो तो बढ़ा दो। अरविंद केजरीवाल जी गरीब परिवार से नहीं है। आप बताइए कौन से अमीर परिवार से, कौन से राष्ट्रीय परिवार से, आप बताइए ना। गरीब परिवार से नहीं आए। एक जिन्होंने आपका, आप सुनिए बना दो, महिलाओं का भी सम्मान होगा और आपका बात भी सच हो जाएगी। नहीं, ऐसे सर विषय बदल जाएगा सर। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, फिर वही होगा कि हरियाणा की बात रह जाएगी। जदौन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जदौन जी, क्या देखते हैं आज? चलिए, जेजेपी के गठबंधन को लेकर हम कल तक बात कर रहे थे, लेकिन आज आपने देखा जेजेपी के अंदर ही कहीं ना कहीं बगावती सुर नजर आए। सुरजा खेड़ा जो नरवाना से विधायक है, वो आज कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राव इंद्रजीत की बेटी का बयान इस तरह से आना, जबकि 2024 नजदीक है सर, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है अब। देखिए, ऐसा है कि इस तरह के कंट्राडिक्शंस तो हैं। ये जेजेपी में तो ये सुरजा खेड़ा का तो पहले से ही चल रहा था कि वो थोड़े बागी तेवर दिखा रहे थे। हाँ। तो ये भी जो है कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उन विधायकों को तोड़ रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है। लेकिन ये तो है ही कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में भी ये जो जाट नेताओं का जो विकल्प खड़ा कर रही है, जैसे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं और आदित्य देवीलाल को उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आगे बढ़ाया जा रहा है, और उनको मंच पर भी जो है याद किया गया, उनको बुलाया गया। तो ये फिल्म है, तो इससे जाहिर होता है कि वो जेजेपी और एनएलओ का कोई विकल्प अपने पार्टी के अंदर ही तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो ये है कि कमियां सबकी अपनी है, सबके अपने कुछ कामकाज भी हैं, कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ अच्छे चुनावी वादे भी हैं। तो अब ये तो आम जनता को फैसला करना है। बहस तो हम लोग करते रहेंगे और एक दूसरे की कमियां भी बताते रहेंगे कि उसमें ये कमी, इसमें ये कमी। अभी तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कोई चर्चा ही नहीं करता, SYL का, जो जिस पर तो सब जो है एक तरह से मौन हो जाते हैं, कोई उस पर जवाब नहीं देता, या तो फिर उसको कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया जाता है कि कोर्ट फैसला करेगा। तो जो कोर्ट फैसला करने को होता है तो कहते हैं हम कोर्ट के समझौता कर लेंगे, और कोर्ट के बाहर समझौता नहीं हो पाता तो फिर कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये इस तरह का जो टाल मटोल का रवैया है, लोग देख रहे हैं, जनता सारी वाच कर रही है। बिल्कुल। देखिए, ये जो पानी आता है अगर नदी का, हरियाणा के हिस्से का, दक्षिणी हरियाणा का, तो पेयजल भी मिलेगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। चलिए जादौन जी, कुल मिलाकर जो पॉलिटिकली जो एक्टिविटी हो रही है, हल हो जाएगा। जी, पॉलिटिकली जो एक्टिविटी हो रही है उस चक्कर में कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे दब रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप इन शॉर्ट? क्योंकि अभी तो पार्टी के बयान खत्म नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बयानबाजी ये जो है गठबंधन का सीधा सीधा है। मैं बता रहा हूँ कि अभी सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक गठबंधन कहीं नहीं जाना, और इसके बाद संभावना पूरी है कि भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप की उसकी तैयारियां हैं, और जिस तरह के बयान है वो उससे लगता है कि वो स्वतंत्र रूप से लोकसभा का चुनाव तो कम से कम स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। हो सकता है विधानसभा चुनाव में उनको लोकसभा चुनाव परिणामों को देखते हुए कुछ हो सकता है कि वो रिव्यू करें, क्योंकि राजनीतिक स्थिति तो जरूरत के हिसाब से तय होती है। अब वो भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत बनती है ये लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट हो जाएगा। अगर उनको 10 की 10 सीटें मिल जाती हैं तो फिर वो क्यों अलायंस करेंगे। चलिए, वो तो बहुत सारे संकेत मिल गए बयानों से। जी, कहीं ना कहीं 10 सीटों को लेकर बहुत सारे बयान सामने आ गए। बयानों से ये है कि वो स्वतंत्र रूप से लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। और सारी 10 सीटें वो अपने खाते में रखना चाहते हैं। ठीक है, बनी रहेगा सर। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र जी, आपने सुना सारे प्रवक्ताओं को, क्या वाकई बीजेपी में फूट वाली स्थिति हो गई है या फिर आने वाले वक्त में हो जाएगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही
अनुशासन की पार्टी है। इसमें किसी किस्म की कोई फूट नहीं है। कोई अगर अपनी इच्छा जाहिर करता है तो वो कोई फूट की बात नहीं आप है। तो ये कहते थे कि बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो संगठन में बातचीत होती है, खुले मंच पर बातचीत नहीं होती, लेकिन तो ये बिल्कुल तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आज का बयान तो सर खुले मंच पर है, वो भी जिनकी आप बात करते हैं वो कोई संगठन के तो है नहीं, संगठन में तो किसी पोस्ट पर वो है नहीं कि कोई संगठन का आदमी। जैसे कांग्रेस के बड़े नेता सुरजेवाला, किरण चौधरी और ये शैलजा जैसे बात करती है, वो तो पार्टी की हाईकमांड है। हमारे यहाँ इस किस्म की बात नहीं है। कोई भी आप इस तरह राव इंद्रजीत तो आपकी पार्टी में है, अगर वो पटौदी रैली से अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या पार्टी से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं? ये तो नहीं, सब देखिए हमारे सभी लोकसभा क्षेत्र में हमारी रैलियां हो रही है। हमने सभी एमपीज को सभी को अपनी तैयारी करने के लिए बोला हुआ है कि जो 9 साल मोदी के पूरे हुए हैं उसमें जनसंपर्क अभियान कर जनसंपर्क करने के लिए सभी को बोला है और सभी जनसंपर्क कर रहे हैं। कोई अपनी किसी तरीके से कर रहा है और पार्टी ने भी सारे लोकसभा क्षेत्रों में भी रैली रखी हुई है। सभी जगह रैलियां हो रही है, वहां भी रैली हो रही है। तो उसमें वो तो पार्टी की पॉलिसी और जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्य हैं उनकी उपलब्धि के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी तो रमन सिंह जी कह रहे थे कि विकास तो हुआ ही नहीं जब आप लोग रैली कर रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर बात ही नहीं हो रही है, गांव वाले इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सिरसा का उदाहरण दिया। देखिए, मैंने दूसरे प्रवक्ताओं की बात सुनी। गडकरी साहब तो पहले भी आए, इसलिए कहा कि पहले हरियाणा में नहीं आए। और 57,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो तो हमारे पूरे हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे कोई 70%, कोई 60% उसमें है। और 2024 के चुनाव से पहले 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश में गडकरी साहब की तरफ से पूरे हो जाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, आज जहाँ 8-8 घंटे जाने में लगते थे, आज 2-2 घंटे का सफर हो रहा है। कितने विकास कार्य हमारे यहाँ हुए, कितना निवेश आया है। भूपेंद्र जी, आप इस चीज को मानते हैं कि अगर इस तरह से बयानबाजी गठबंधन को लेकर हो रही है तो विपक्षी पार्टियां तो इसे ठगबंधन ही कह रही है कहीं ना कहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने 10 की 10 सीटें लोकसभा की अकेले में चुनाव जीत कर हम आए थे। हमारा कोई गठबंधन 2019 में नहीं था। और अभी हम 10 की 10 सीटें जीत करके आएंगे। और दूसरा मैं एक और भी बात कहता हूँ, मैं ये लोकदल की बात कहता हूँ कि इसमें तो हमारे में तो कोई फूट है ही नहीं। जिसका एक ही आदमी होगा उसमें क्या फूट होगी? इनका तो कोई दूसरा आदमी है ही नहीं। ये तो अकेले ही चलने की राजनीति इनकी है। और दूसरा में आम आदमी पार्टी के नेता ने भी कहा, जो स्पोक्समैन है, मैं उनकी भी बात कर देता हूँ। किस तरह से केजरीवाल शुरू से अब तक झूठ बोलते आ रहे हैं। अन्ना हजारे का एजुकेशन कांग्रेस के खिलाफ चला था, उसके जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ चला था और कांग्रेस पार्टी को हटा करके और ये सत्ता में आए थे। किस तरह से ये कहते थे कितना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, आज ये कांग्रेस के पीछे पीछे भाग रहे हैं। पटना में भी पीछे पीछे भाग के कल जा रहे हैं। आज ये कहते हैं हम तो कांग्रेस का साथ देने को तैयार हैं। अगर कांग्रेस हमारे लिए सीट नरेश जी जवाब दे रहे हैं। अरे भैया, आप उनके वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया क्या कांग्रेस पार्टी का? क्या वो लोग पास साफ हो गए क्या? क्यों अपने लोगों को ड्रामा करते हो, क्यों लोगों को बहकाने का काम करते हो? भूपेंद्र जी, अब एक बात बोलते हैं कि पहली बात, जैसी आपने सत्ता चला रहे हैं ना अपनी मर्जी से, जो देश के सारी कानून व्यवस्था को आपने एक तरफ रख दिया है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आपको समझ लिया और एक बिल ले आए जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का वेट क्यों नहीं कर लिया वहां पे आपने? एक मिनट सुन लीजिए भूपेंद्र जी, पहले मैं आपके बीच में नहीं बोला है, उसका जवाब दे देता हूँ। आप सुन लीजिए, ये विधेयक बिल लाने की क्या जरूरत पड़ रही थी आपको? सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों नहीं रुका आपने? आप सुप्रीम कोर्ट का वेट कर लेते ना। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस का वेट, अगर विपक्ष में ये किसी एक के लिए अगर एक को दबा दिया आपने तो आगे चल के आप सबको दबाओगे, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पीछे पीछे आप लोग जा रहे हो, उसी का जवाब दे रहा हूँ। भूपेंद्र जी, एक चीज सुनिए, आप भ्रष्टाचारियों के पीछे क्यों भाग रहे हो? इसका कौन भ्रष्टाचारियों के पीछे भाग रहा है? आपने क्या किया? विधेयक जो लेके आए आप, विधेयक अपनी मर्जी से लेके आए हो? कभी भी आपने विधेयक जो लेके आए हो जबरदस्ती थोप रहे हो दिल्ली सरकार के ऊपर। आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हो उसके अंदर। और विधेयक लाने का मुद्दा यह है कि हम जो मांग कर रहे हैं कि कल के लिए आप किसी और पंजाब के साथ भी करोगे, कल के लिए हरियाणा के साथ भी करोगे, कल के लिए पूरे देश के अंदर करोगे ऐसे विधेयक लाके, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि अगर ऐसा कभी एक बार हो गया तो ऐसा आप ये सोच रहे हो कि अगर एक बार हुआ तो आप हर बार दबाना चाहोगे। और पूरी ये आप ऐसा नहीं है कि आप विधेयक इसीलिए लेके आए हैं। विषय बदल जाएगा, भूपेंद्र जी विषय बदल जाएगा सर। और फिर भी आप कांग्रेस के पीछे रेणु जी कुछ कहेंगे? आप जो कानून ऐसे लेके आ रहे हैं ना, आपने सुना 8,000 करोड़ रुपए कहां से गायब कर दिया आपने? प्रिंटिंग प्रेस से गायब कर देते हैं।
आप खुद सोचिए, केंद्र सरकार अरे, 155 प्रिंटिंग 500 रुपए के नोट गायब विषय कर बदल दिया जाएगा भूपेंद्र जी, विषय बदल जाएगा। 500 रुपए के नोट गायब कर नरेश जी, दिया। विषय बदल जाएगा सर। इलेक्शन में यूज करते हैं सबसे पहले। अरे सर, 2 विषय बदल आदमी जाएगा आपके सर। जेल में है, 8,000 करोड़ रुपए का सर घोटाला विषय जब पता बदल चलेगा जाएगा, जब फिर पता आप लोग चलेगा बोलेंगे आपको। हरियाणा की बात नहीं हो पाती है सर। ठीक है, रेणु जी कुछ कहेंगे? एक सीट को लेकर एक बार फिर से बयान सामने आया सर। हाँ, देखिए इनको ये पता है कि ये एक सीट जो है ना, ये इनके 56 के ऊपर भारी है। जिस प्रकार से एक सीट होते हुए भी किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया अभय सिंह चौटाला ने, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 5100 जनप्रतिनिधियों में से केवल मात्र अभय सिंह चौटाला एक होते हुए भी अब त्याग करके किसानों के बीच जाने का काम किया। और एक होते हुए भी विधानसभा में जिस प्रकार से इनकी बोलती बंद करने का काम करते हैं अभय सिंह चौटाला जी, वो इनको जो है ना एक डर सता रहा है उनको कि ये जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं अभय सिंह चौटाला। देखिए, त्याग की एक प्रतिमूर्ति है अभय सिंह जी चौटाला, सत्यता की एक प्रतिमूर्ति है अभय सिंह जी चौटाला, एक दानी व्यक्ति है। जिस प्रकार किसान आंदोलन में 2-2 हॉस्पिटल अपने जेब से खर्चे पर चला करके किसानों की मदद करने का काम किया, इनको ये बेकार। और ये तो राजश्री जी, इनको तो मैं ये कहना चाहूंगा, भाई तुम कहने तो लग गए, 2 करोड़ के प्रोजेक्ट नितिन गडकरी गुलिया ने दे जी दिए। जब चुनाव होने थे सर, गुलिया जी जब चुनाव होने थे तो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग वादे सारे थे। भाषण वीर बने हुए और कुछ नहीं। ठीक है, रेणु जी गुलिया जी की बात सुन लीजिए। गुलिया जी जब चुनाव होने थे विधानसभा चुनाव से पहले, तो दोनों ही पार्टियों के अलग अलग वादे थे। अब आप लोग एक साथ गठबंधन में है, तो आप कह रहे थे कि आप जनता के बीच जाएंगे, तो जेजेपी के तो अपने अलग वादे थे सर, लेकिन अभी गठबंधन में तो कुछ वादे तो पूरे नहीं हो पाए हैं उसमें से बीजेपी के साथ, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं। नहीं, देखिए राजश्री जी, मैं एक चीज मानता हूँ कि जो छात्र कक्षा में 80-90% नंबर या 75% नंबर लेता है, वो छात्र भी होशियार छात्र होता है। और देखिए, कोशिश ये रहनी चाहिए कि 100% आपका रिजल्ट है। लेकिन कई बारी देखिए, मैं एक चीज आपके टीवी चैनल पर कहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने 9 महीने पुरानी पार्टी को 17.5% वोट दिए, जिसके फलस्वरूप 10 सीटें हमारी आई। हमारी सोच थी कि हरियाणा प्रदेश के लोग हमें पूर्ण बहुमत की सीटें देंगे, जिससे हम ये फैसले लेंगे। उसके बाद 10 सीटें हमारी आई और हम लोगों ने बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे नेता डॉक्टर अभय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और सब नेताओं ने बैठ करके चर्चा करी कि हमारी सोच थी, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने चुनाव लड़ा और हम जब मैंडेट ऐसा आया, फ्रैक्चर मैंडेट एक आया, तो हम लोगों ने बैठ करके तय किया, देखिए हमारी सोच ये है हरियाणा प्रदेश को लेकर के। तो अमित शाह जी ने सारी चीजों को लेकर के हामी भरी, चाहे उसमें 75% रोजगार था, चाहे 8% बैकवर्ड को हिस्सेदारी देने की बात थी। गुलिया जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं रुकना चाहूंगी। देखिए, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रही है। आप लोगों ने जैसे कहा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ हो जाएगा, जब किसान सड़क पर आए तो आपने किसानों का साथ नहीं दिया। खिलाड़ियों को लेकर भी आपने बात की, विपक्ष कहता है कि आप खिलाड़ियों के साथ भी नहीं आए, बस बीजेपी की वजह से। तो ऐसे में क्या जेजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा आगे चलकर? क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ने की तस्वीर तो साफ नजर नहीं आ रही है सर, कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर आपको लोगों के लिए काम करना है और कुछ फैसले उनके लिए लेने हैं, तो आपका सत्ता में होना जरूरी है। और विपक्ष भी एक मजबूत पक्ष होता है लोकतंत्र के अंदर। तो देखिए, हमें जो फैसले लेते हैं वो देखिए, अब इस बात को 2 मिनट का समय आप मुझे दो। चाहे किसान के खाते में सीधा पैसा गया, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब किसान को इससे लाभ हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने भी माना भाई किसान के खाते में सीधा पैसा आ रहा है। जो बीच में था, जो उसको देरी होती थी, वो फासले खत्म हो गए, सीधा पैसा आ रहा है, किसान को लाभ हो गया। देखिए, अब हमारे यहाँ बाजरा बिका 2200 रुपए, ठीक है, और राजस्थान में बिका 1100 रुपए, और कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे हरियाणा में। अरे प्रदर्शन तो करना चाहिए था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, प्रदर्शन तो राजस्थान में होना चाहिए था जहाँ बाजरा 1100 रुपए बिक रहा था, हमारे यहाँ तो 2200 बिक रहा था। पेंशन को लेकर पेंशन के बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आऊंगा मैं। समूचे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश खरीद रहा है, सबसे ज्यादा मुआवजा 15,000 और 12,000 रुपए हरियाणा प्रदेश की सरकार दे रही है। तो सारी अब कौन तय करेगा? अब राजश्री जी अच्छा शो करती है नहीं करती है, कौन तय करेगा? हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे, आपके चैनल की टीआरपी तय करेगी। कोई आप अपने आप स्वयं तो तय नहीं कर सकती ना कि आई एम द बेस्ट या बिल्कुल सर। देखिए, लेकिन जब शुरुआत में जब आप लोगों का तालमेल हुआ था
तो यही था कि कैसे, क्योंकि घोषणा पत्र तो दोनों के अलग अलग हैं, तो कैसे इस पर तालमेल बैठेगा। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। रमन जी से बात कर लेते हैं, काफी देर बाद दोबारा जुड़े हैं। रमन जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी आप सुन रहे थे गुलिया जी को। रमन जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक। ठीक है, अब नरेश शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे सर? एक तरह से देखिए, क्योंकि जब शुरुआत में बीजेपी और जेजेपी साथ में आई थी, दोनों के अलग अलग घोषणा पत्र थे, और जैसा कि आप लोगों ने हिमाचल में किया, आप लोग विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो हरियाणा में किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हरियाणा में अक्सर कहें या ना कहें, लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति कभी कभी हावी हो जाती है, तो क्या पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर? नहीं, सबसे पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप देखते हो कि हमने जो इंटरनल सर्वे भी किया है, हरियाणा की जनता भी जो है ना, एक चीज आपको बता देते, क्लियर हो जाती है कि पहले जो होता था ना कि आपने देखा बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी, इन्हीं की सरकार रही, जिसके अंदर हरियाणा की जनता अभी ओपनली नहीं आ रही है। और जब हमारे जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व जो अंदर से फीडबैक ले रहा है, तो जनता चाहती है बदलाव। जनता चाहती है एक्चुअल जी अरविंद केजरीवाल जी के और भगवंत मान जी के जो काम है, आपने देखा कि हमने सबसे पहले कितनी रोजगार दिए पंजाब के अंदर। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा की, पहले भी बात हो चुकी कि शिक्षा की नीति को एकदम बदल के रख दिया। फिर आप देखिए कि स्वास्थ्य के लिए हमने जो स्कूल के लिए कभी भी देखते हो, जो स्कूल हुए वो नए स्कूलों को हमने क्या हुआ, उसका इंफ्रा चेंज किया। पहले क्या होता था कि एक स्कूल की राजनीति क्या होती थी कि एक व्यापार बना लिया था पहले की पार्टियों ने। चलिए, तो बीजेपी लेकिन कहती है कि आप लोगों ने अपग्रेड करने का काम किया है, नया कुछ बनाया नहीं है उसमें। नहीं, अभी आपने देखा कि 3 या 4 दिन पहले पुराना क्या है कि विश्व के अंदर हमने आईपी यूनिवर्सिटी को जो है नया बनाया पूरा का पूरा। आप देखोगे उसके अंदर 4000 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा है, तो वो क्या नया नहीं बनाया, वो वर्ल्ड के लिए, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। वो आईपी यूनिवर्सिटी एक फेमस यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर। और उसके बाद स्कूल कहते हो आप, स्कूल तो बहुत सारे बनाए हैं, जिनके अंदर अभी अभी हमने 5 या 10 दिन पहले लिस्ट जाहिर की थी, रोहिणी के अंदर बनाया हमने 4 स्कूलों के लिए। हरियाणा को लेकर कैसे उसको आप रिलेट कनेक्ट कर पाएंगे? क्या दिल्ली में जैसा विकास हुआ वैसा हम हरियाणा में करेंगे? नहीं, दिल्ली के अंदर जो विकास हुआ है वो पूरी की पूरी हरियाणा क्या है, सटा हुआ है दिल्ली से अंदर। और हरियाणा के जितने भी आप देखोगे जिले आ रहे हैं, वो सारे के सारे दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के अंदर आते हैं। तो हरियाणा की जनता इतना बेवकूफ पागल नहीं है जैसे पहले पुरानी सरकारों ने बनाया। सिर्फ वो क्या करते थे कि आप जातिवाद की राजनीति करते थे। हम जातिवाद की राजनीति से उठ के एक गरीब लोगों की राजनीति जो है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद तो जातिवाद की राजनीति खत्म हो गई है, ऐसा बीजेपी कहती है। किसने कहा जातिवाद की राजनीति? वो तो परिवारवाद की राजनीति। आप देखोगे उनके अंदर भी परिवारवाद सबसे पहले। आज अमित शाह जी कहते हैं, अमित शाह, ये हरियाणा की राजनीति नहीं, वैसे कहता हूँ कि अमित शाह जी के लड़के जो बीसीआई पहले कहते थे, आज ये स्टेडियम के नाम मोदी जी के नाम पे। हमने पहले कभी नहीं सुना कि या किताबों में नहीं पढ़ा कि जो नाम भी चेंज हो जाते थे कि किसी के मरने पर। भूपेंद्र जी का जवाब लेंगे, दोबारा रमन जी जुड़ गए हैं। रमन जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सर यही कि क्या कुछ कहेंगे? क्या परिवारवाद की जो राजनीति है कांग्रेस भी कर रही थी, और दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है जमीनी मुद्दों को लेकर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं सर पार्टी पर। देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है, ना कांग्रेस जातिवाद की बात करेगी, ना ही धर्म की बात करेगी, विकास की बात करेगी। पिछले 10 साल कांग्रेस के उठा लो और मुख्यमंत्री जी के हरियाणा के 10 साल उठा लो। हम तो ये कहते हैं कि एक डिबेट होना चाहिए, इनके 10 साल पे और हमारे 10 साल पे। मैं किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा। हर पार्टी सोचती होगी कि हम अच्छा काम करें, लेकिन नियत और मंशा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में तो गुटबाजी है, ये भी कहते हुए नजर आ रहा है। गुटबाजी कहाँ है? गुटबाजी तो ये मीडिया के धरातल पे बताया जाता है ना। आपकी पार्टी में देखिए भूपेंद्र जी अलग रैली कर रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग है। आपने सवाल किया है, अब आप सुनिए। गुटबाजी क्या बीजेपी में नहीं दिखाई देती? आज मेजोरिटी जो है विधायकों की 75% मनोहर लाल के खट्टर जी के खिलाफ है। दूसरी बात, इनके अरविंद शर्मा जी क्या कहते हैं, जो रोहतक से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अनिल विज जी हर रात सीएम बन के सोते हैं, सुबेरे उनके सपने टूट जाते हैं। गुटबाजी कहाँ नहीं दिखाई देती आपको? गुटबाजी हर जगह होती है, लेकिन गुटबाजी की बात नहीं है। ये तो आप बड़ी बात करेंगे। हाँ, अनिल विज को लेकर आपने बड़ी बात की, इस पर जवाब भी ले लीजिए। भूपेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे सर? आपने सुना इस पर? जी सर, वक्त थोड़ा कम है, एकदम शॉर्ट में सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने 10 साल की बात की, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। इनके 10 साल के राज में जो ओल्ड एज पेंशन थी वो मात्र 500 रुपए बढ़ी थी, और हमारे 10 साल के राज में 2000 रुपए पेंशन बढ़ी है। इनके राज में खर्ची पर्ची से नौकरी लगती थी,
हमारे यहाँ मेरिट के आधार पर नौकरी लगती है। हमने ट्रांसफर पॉलिसी ऑनलाइन की है और जो किसानों को मुआवजा ये 6,000 रुपए देते थे, हमने 15,000 रुपए करने का काम किया। और पहली बार सिर्फ मई में 181 करोड़ रुपया जो फसल की खराबा हो गया था, एक क्लिक से किसानों के खाते में डालने का काम किया। मैं ये कहता हूँ, इन्होंने कहा कि 10 साल की उस पर डिबेट कर लो, मैं तैयार हूँ। गुलिया जी, लास्ट कमेंट क्या कुछ कहेंगे सर? गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर आप लोग अब आगे की रणनीति अलग से बनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं सर कॉम्पिटिटर तो बनना पड़ेगा, तभी तो पार्टी एक पार्टी से आगे निकलेगी आगे चुनाव को लेकर। नहीं, देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल में ये कांग्रेस की भी मंशा होगी, अब इंडियन नेशनल लोकदल पर सब टिप्पणी करें, उनकी भी मंशा होगी हमारे 50 विधायक आए और उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की भी यही होगी, प्रत्येक राजनीतिक दल की होनी भी चाहिए और जननायक जनता पार्टी की भी यही सोच है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। सब राजनीतिक दल जब प्रतिस्पर्धा में आ गए हैं तो सबकी सोच ही है कि हमारा दल बेहतर प्रदर्शन करे, हम लोग जीत करके आए, हमारे ज्यादा। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे बयानों को आप लोग बहुत पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, रेणु जी क्या कुछ कहेंगे सर? एकदम लास्ट कमेंट आपका, वक्त थोड़ा कम है सर। राज, मैं तो ये कहना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा समझदार है और हर बात को समझती है। किस प्रकार से ये लोग चैनल पर बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोलने का काम करते हैं, तो क्या ये हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये नहीं जानते कि वो भी समझते होंगे और वो क्या सोचते होंगे आपकी इन झूठों के ऊपर? अभी इन्होंने कहा कि बाजरा हमारा 2250 बिक रहा है, राजश्री जी 1200-1300 बिका था और 400-600 रुपए भावांतर का एक नया जो है ना प्रोपेगेंडा लेकर के आए हैं। सर, इस पर बात इसी प्रकार से अभी MSP के लिए सूरजमुखी अभी ताजा उदाहरण आपके सामने है। 4000 में पिट रहा है, सरकार ने 4800 में, स्वयं सरकार ने 4800 में। किसानों का मुद्दा है, पहलवानों का मुद्दा है, SYL का मुद्दा, जैसा कि जादौन जी कह रहे थे। ठीक है नरेश जी, आपका लास्ट मुआवजा 2020 तक का पेंडिंग पड़ा है राशिद जी, 2020 तक का मुआवजा पेंडिंग पड़ा, फिर कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुआवजा देते हैं हम। ठीक है राजश्री जी, कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में आपने देखा कि एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अलावा ये किसी और को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बेसिकली आपने देखा कि अभी 4 तो प्रभारी बदल चुके हैं, इन 9 साल के अंदर शायद 6 प्रभारी बदल चुके हैं। 6 प्रभारी भी अभी भी उदयभान जी मिलने गए थे माननीय खड़गे जी से, और खड़गे जी से बात करने के बाद ही आपने देखा कि 2 दिन बाद उन्होंने खड़गे जी का बयान आया था कि ये जो मीटिंग्स जो होती हैं हुड्डा जी के आवास से छोड़ के कार्यालय पे होनी चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद जनता अभी इंतजार कर रही है कि पार्टी आपसी बयानबाजी छोड़कर विकास के मुद्दे पर आए और जमीन पर वो लड़े और सड़क पर वो मुद्दे भी नजर आए, क्योंकि आपसी पार्टियों की बयानबाजी तो चलते ही रहेंगे। ठीक है, आपने परिवारवाद को लेकर बात की। जादौन जी, वक्त थोड़ा सा कम है सर, लास्ट कमेंट आपका बिल्कुल शॉर्ट में। जी चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कुल मिलाकर मिशन 2024 जो है नजदीक है और सस्पेंस अभी भी देखने को मिल रहा है। तमाम पार्टियों के अलग दावे हैं, इंतजार जनता भी इसी चीज का कर रही है कि पार्टी आपसी बयानबाजी छोड़कर विकास के मुद्दों पर कब बात करेगी, कब सड़क को लेकर बात होगी, कब शिक्षा को लेकर बात होगी, कब यहाँ पर विकास को लेकर बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात होगी, रोजगार को लेकर बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और 2024 के चुनाव को वक्त बाकी है, लेकिन जनता भी समझदार है, जनता सोच समझकर ही अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता पर कौन काबिज होता है। तैयारियां फिर भी तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार।